नमो वज्रायाय नमो लोये सव्वसाहूनम् एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। हाँ समीर जी, आपको मैंने कोर्स बनाया हुआ है तो आप अपना स्लाइड शेयर कर सकते हो। आज हम प्रज्ञापना के 16th चैप्टर को ले रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है प्रयोग पद। प्रयोग का मतलब है एक्शन और मोशन, दोनों संदर्भ में इसको लिया है। तो ये एक्शन के बारे में बात होगी, क्योंकि हम जैन धर्म में इस सिद्धांत को मानते हैं कि कर्म का बंध क्रिया से होता है। तो क्रिया के स्वरूप को समझना भी आवश्यक है कि क्रिया किस तरह से होती है, किस लेवल पर होती है, किस रूप में होती है। तो ये चैप्टर विशेष रूप से क्रिया पर फोकस करता है। साथ साथ में इसके एंड में मोशन के बारे में बात हुई है कि कितनी प्रकार की मोशंस होती है। पर तो उस मोशन का कंसेप्ट भी बहुत वाइडर है। जस्ट ये नहीं कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को ही मोशन कहते हैं। एक पदार्थ की अवस्था बदलती है, दूसरी अवस्था प्राप्त करता है पदार्थ, तो उसको भी मोशन के अंतर्गत काउंट किया गया है। सो एक व्यापक संदर्भ में मोशन और एक्शन को डिस्कस किया गया है इस चैप्टर में। तो ये प्रयोग शब्द, इस चैप्टर में प्रयोग शब्द यूज किया गया है और ज्यादातर आप दार्शनिक ग्रंथों में और अन्य आगमों में योग शब्द का प्रयोग देखेंगे। तो योग और प्रयोग दोनों ही एक तरह से सिनोनिमस है, दोनों का मीनिंग एक ही है और वो है मेंटल, फिजिकल और वर्बल जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सब प्रयोग या योग कहलाती है। तो वर्तमान में योग शब्द मेडिटेशन के अर्थ में ज्यादा प्रयोग हो रहा है, आसन प्राणायाम इन सब क्रियाओं के अर्थ में योग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं लोग और वो भी प्रचलित है। परंतु आगम युग में प्रयोग शब्द या योग शब्द का अर्थ जो है वो एक्शन के अर्थ में लिया गया है। उसके बाद के जो साहित्य आया है, आचार्यों ने जो ग्रंथों की रचना की है उसमें योग और मेडिटेशन से संबंधित जिन ग्रंथों की रचना की है तो वहां पर योग शब्द का उपयोग ध्यान के अर्थ में भी हुआ है। परंतु आगम के संदर्भ में हम जब विचार करेंगे तो वहां पर प्रयोग या योग शब्द मेंटल, फिजिकल और वर्बल एक्टिविटीज के रूप में है। तो हमें ये थोड़ा सा समय के साथ किस तरह से शब्दों के अर्थ बदलते हैं या नए अर्थ जुड़ते हैं, इसको हमें इस संदर्भ में समझना है। तो अब मूल बात है कि मोशन कौन करता है। हम ये सोचते हैं कि हमारा माइंड वर्क कर रहा है या बॉडी वर्क कर रही है या हम वर्बल जो भी हम स्पीच देते हैं तो हमें लगता है कि हमारा वोकल कार्ड जो है वो फंक्शन कर रहा है। बट वास्तव में ये तो सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इनको चलाने वाला, इनको यूज करने वाला तो सोल होती है। तो सोल के अंदर एक एनर्जी होती है, वो एनर्जी से वो फंक्शन करती है और फंक्शन जब करती है तो वो मेंटल, फिजिकल और वर्बल इन 3 लेवल पर वो फंक्शन करती है। सो फिजिकल लेवल पर जब कभी उसको बॉडी के लेवल पर जब कभी फंक्शन करना है तो या तो वो थिंकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है या कोई फिजिकल एक्शन लेती है या कोई स्पीच वर्बल जो एक्टिविटीज है उसमें इन्वॉल्व है। तो जीव के पास में एक वीर्य होता है, शक्ति होती है, एनर्जी होती है जिसको वो क्रिया के रूप में जब कभी कोई तरह का एक्शन लेना है तो उस एनर्जी की सपोर्ट से वो एक्शन लेती है और वो 3 तरीके से लेती है। इसलिए प्रयोग जो है 3 प्रकार के माने गए हैं। तो ये सारे माइंड है, बॉडी है, स्पीच है, वोकल कार्ड है, ये दीज ऑल आर इंस्ट्रूमेंट्स, दे आर नॉट फंक्शनिंग इन देमसेल्व्स। इनके पीछे जो पावर है वो सोल की है। तो सोल में एक जिसको कहते हैं वाइब्रेशंस होते हैं, वाइब्रेट होती है। तो जब वो वाइब्रेट होती है, वाइब्रेट होने का मतलब है वो एक्शन में आ रही है और जब वो एक्शन में आती है तो वो मेंटल, फिजिकल और वर्बल लेवल पर एक्ट करती है। और जब कभी वो इस तरह से एक्टिव होती है, ये वाइब्रेट करती है तो वो कर्म के बंधन करती है। इसलिए क्रिया के द्वारा ही कर्म का बंधन होता है।
ये बात अलग है कि क्रिया हमारी राइट और रॉन्ग दोनों तरह की होती है। तो राइट क्रिया में तो ठीक है कि वो सीधा एनर्जी सीधा एक्सपोज कर रही है, सीधा एक्शन में आ रही है विदाउट मिक्सिंग विद मोहनीय कर्म। किंतु अगर मोहनीय कर्म यानी क्रोध, मान, माया, लोभ आदि नेगेटिव इमोशंस जब एक्शन के साथ मिलते हैं तो वो अशुभ कर्मों का बंधन करते हैं। और जब ये इमोशंस उसके साथ नहीं मिलते हैं तब हमारी एक्शन प्योर होती है, उससे शुभ कर्म का बंधन होता है। तो कहने का मतलब है कि क्रिया से शुभ और अशुभ दोनों तरह के कर्मों के बंधन होते हैं, परंतु अगर क्रिया इमोशंस के साथ मिक्स्ड नहीं है, पॉल्यूटेड नहीं है, तो वो शुभ कर्मों का बंधन करती है। और जब वो मोहनीय कर्म के साथ मिलती है, मिक्स होती है, यानी नेगेटिव इमोशंस जितने भी 25 प्रकार के माने गए हैं उनमें से कोई भी इमोशंस इन्वॉल्व होता है हमारी एक्शन के साथ में, तो वो अशुभ कर्मों का बंधन करती है। तो मूल में ये क्रिया जीव के द्वारा ही की जाती है और ये 3 लेवल पर हो रही है। तो यहाँ पर आपको क्रिया को किस तरह से समझना है, उस 3-4 प्रकार से उन्हें डिफाइन करने की कोशिश की है कि द एफर्ट बाय विच सोल इज एंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज इज कॉल्ड प्रयोग। तो योग कहो या प्रयोग कहो, जिस किसी एफर्ट से, जिस किसी प्रयास से जीव का किसी प्रकार की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है तो वो प्रयोग कहलाता है। तो जीव का योग तो होता ही है एक्शन लेने में। इट इज द पावर ऑफ सोल टू अट्रैक्ट कार्मिक पार्टिकल्स। ये एक ऐसी एनर्जी है जो एक्शन में आती है तो कर्म के बंधन करती है। बाय विच सोल गेट्स सांप्रदायिक और एरियापैथिक कार्मिक बॉन्डेज। ये भी जैसा मैंने पिछले राउंड टेबल जो डिस्कशन हो रहा था तो उसमें मैंने बताया कि एक सांप्रदायिक और एरियापैथिक 2 तरह के कर्म बंधन होते हैं। एक तो कषाय, यानी जिसके अंदर कषाय विद्यमान है, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि नेगेटिव इमोशंस जिस व्यक्ति के अंदर है, वो कर्म का जब बंधन करता है तो वो सांप्रदायिक कर्म बंधन कहलाता है। और कषाय के कारण से कर्म के बंधन की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन जो है वो फिक्स होते हैं। और एरापथिक कर्म का बंधन जो है वीतराग पुरुषों को होता है, क्योंकि वो भी केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद, वीतरागता को प्राप्त करने के बावजूद भी वो भी कुछ न कुछ मेंटल, फिजिकल, वर्बल लेवल पर एंगेज रहते हैं, कुछ न कुछ प्रवचन करते हैं, विहार करते हैं, आहार करते हैं, अन्य जो भी क्रियाएं हैं वो करते हैं, जरूरी जो भी होती है। तो जो भी क्रिया करते हैं वो, चूंकि उनके अंदर कषाय किसी तरह का विद्यमान नहीं है, इसलिए उनके कर्म का जो बंधन होता है वो पुण्य रूप होता है, पाप रूप नहीं होता है, परंतु उसे एर्यापथिक कर्म बंधन कहा जाता है। और उसका टाइम भी बहुत शॉर्ट होता है। एक टाइम में, एक मोमेंट में वो कर्म का संबंध जीव के साथ में होता है और दूसरे मोमेंट में वो सेपरेट हो जाता है। उसका उसमें टाइम ड्यूरेशन बिल्कुल भी एक तरह से नहीं होता, 2 समय का वो बंधन होता है। किंतु सांप्रदायिक बंध तो कई जन्मों के लिए हो सकता है, क्योंकि उसमें कषाय इन्वॉल्व है। सो ये 2 तरह के बंधन जो होते हैं ये जीव की अपनी क्रिया से ही होते हैं। अशुद्ध क्रिया है तो एरापथिक बंध होगा, अशुद्ध क्रिया है तो सांप्रदायिक कर्म का बंधन होगा। द कॉज ऑफ कार्मिक अट्रैक्शन एंड मीन्स ऑफ कार्मिक बॉन्डेज इज एक्शन। तो इसलिए जो भी कर्म अट्रैक्ट हो रहा है उसमें एक्शन का बड़ा रोल है। एंड जो भी कर्म के बंधन हो रहे हैं उसमें कर्म को अट्रैक्ट करने में और कर्म को बाइंड करने में, दोनों में इस एक्शन का रोल रहता है। With the support of internal energy, the action of soul is प्रयोग। ये जीव की अपनी जो एनर्जी है, उस एनर्जी के सपोर्ट से जो जीव जो भी एक्शन लेता है वो सब प्रयोग या योग कहलाता है। And mind, speech and body are only means for soul to act and thereby to attract the karmic matter। ये माइंड, बॉडी और ये जो भी वर्बल हमारे सिस्टम है बॉडी के अंदर, वो सब मीन्स हैं जीव को जो भी एक्शन लेना है तो उसको अपने कुछ न कुछ साधन चाहिए, फिजिकल लेवल पर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, तो वो इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में वो वर्क करते हैं और उनके द्वारा ही कर्म का ग्रहण भी होता है। In brief, soul acts through mind, speech and body and therefore ये सारे जो एक्शन होते हैं ये 3 तरह की हो गई, मेंटल, वर्बल एंड फिजिकल। In detail, each action is again of 4 types। ये 2 एक्शन स्पेशली मेंटल और वर्बल जो एक्टिविटीज होती है वो 4 तरह की होती है, सत्य, असत्य, मिश्र और व्यवहार।
तो ये सत्य हम थोड़ा-सा इसको भी समझ लेंगे। इसके साथ ही हम ये देखेंगे कि ये जो सत्य का मतलब क्या है कि टू थिंक और स्पीक ऑफ वेल-बीइंग लीडिंग टू लिबरेशन एंड ऑफ ट्रुथ। यानी आप कोई भी चीज़ अगर ऐसी सोचते हैं जो सत्य है और दूसरों के लिए कल्याणकारी है या आपको मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ाने में सहायक है, तो ऐसा कोई भी चिंतन है, इस तरह की भाषा का कोई भी प्रयोग है, तो वो सत्य मन योग या सत्य वचन योग के अंतर्गत आता है। और इससे ऑपोजिट जो चीज़ें हैं, वो असत्य मन योग या असत्य वचन योग के अंतर्गत आता है। और दोनों अगर सत्य-असत्य दोनों मिक्स्ड है आपकी लैंग्वेज में, तो मिक्स्ड के अंतर्गत आता है। और चौथा प्रकार है कन्वेंशनल, यानी हम व्यवहार में कुछ चीज़ें ऐसी बोलते हैं जो न तो सत्य होती है, ना असत्य होती है। वो एक कन्वेंशनल लैंग्वेज है, बोलने की, बात करने की तरीका है। तो वो तरीके में हम कभी कुछ बात कहते भी हैं, तो वो कन्वेंशनल तरीका है। इट डज़न्ट हैव एनी काइंड ऑफ fallacy or any kind of truth in itself. और फिजिकल लेवल पर अब यहाँ पर ये समझना है कि फिजिकल लेवल पर हम 7 तरह की एक्टिविटीज होती है, क्योंकि हमारे पास एक प्रकार का शरीर नहीं होता है। हमारे इसमें कहने का मतलब है कि सभी जीवों के पास एक ही प्रकार का शरीर नहीं है। मनुष्य और पशु के पास में या जितने भी संसारी प्राणी हैं, उसमें स्पेशली मनुष्य और पशुओं के पास में औदारिक शरीर होता है। और औदारिक शरीर का दूसरे यानी सूक्ष्म शरीर के साथ में भी संबंध होता है। और समय-समय पर उनके पास रिद्धियाँ-सिद्धियाँ होती है, तो वो दूसरे वैक्री शरीर का भी निर्माण करते हैं, आहारक शरीर का भी निर्माण करते हैं। तो औदारिक शरीर यानी हमारा भी जो फिजिकल बॉडी, ग्रॉस बॉडी है, इसके द्वारा हम जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो सब औदारिक शरीर से होने वाली क्रिया कहलाती है। किंतु जब कोई भी बच्चा गर्भ में आता है, माता के फर्स्ट मूवमेंट में, कहीं से भी सोल एंटर करती है माता के गर्भ में, तो वो सबसे पहले कर्म शरीर के साथ में मिक्स होकर के शरीर का निर्माण करती है। सो वो उसको कहते हैं कर्म शरीर के साथ में औदारिक शरीर का मिश्रण हो रहा है। तो वो दोनों बॉडी मिलकर के बॉडी का स्टार्टिंग करती है। और जब तक आपकी बॉडी के पूरे सिस्टम डेवलप नहीं हो जाते इंटरनली, उसकी जो ब्लूप्रिंट तैयार होनी चाहिए और जिससे आगे डेवलपमेंट होता है, वो जब तक स्थिति नहीं बनती है, तब तक औदारिक शरीर कर्म शरीर के साथ मिलकर के वर्क करता है। और वैक्री शरीर होता है देवताओं के पास में स्पेशली, और नरक के प्राणियों के पास में बाय बर्थ होता है उनके पास में। तो वो वैक्री शरीर का से जो भी फंक्शन करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, वो वैक्री शरीर से संबंधित क्रियाएं कहलाती हैं। और वैक्री शरीर का भी इसी तरह से जब वो देवता या नरक के प्राणी जब जन्म लेते हैं, तो उनका कर्म शरीर के साथ में योग बनता है। और कर्म शरीर के साथ इंटरेक्ट करके वो बॉडी का निर्माण करते हैं, वहां जिस तरह की बॉडी चाहिए उनको। तो ये वैक्री मिश्र शरीर कहलाता है। आहारक शरीर यानी कम्युनिकेशन बॉडी है, तो वो उसका उसका उसको भी क्रिएट करना पड़ता है, और उसके द्वारा जो फंक्शन होता है, कम्युनिकेशन वगैरह होता है, तो वो आहारक शरीर की क्रिया कहलाती है। और आहारक शरीर को बनाते समय औदारिक शरीर के से वही उस शरीर का निर्माण किया जाता है, तो उस समय वो मिक्स्ड स्टेट में भी रहता है। और कार्बन कार्बन शरीर का भी एक फंक्शन है। तो कार्बन शरीर का फंक्शन स्पेशली जब जीव मृत्यु के पश्चात दूसरे नए डेस्टिनेशन पर जाता है, तो उस समय बीच में उसको कार्बन शरीर से लिफ्ट मिलती है, तब वो आगे मूव करता है। सो कार्बन शरीर का योग उस समय होता है। दूसरा, केवल ज्ञानी जब होते हैं, उनको जब मोक्ष जाना होता है, और मोक्ष जाने से पहले उन्हें जब ये लगता है कि उनके कर्म कुछ अधिक है और लाइफ स्पान कम है, तो वो उसको बैलेंस करने के लिए एक समुद्घात की प्रक्रिया करते हैं, जिसको केवली समुद्घात कहते हैं। तो उस प्रक्रिया में लगभग टोटल 8 मूवमेंट ही लगते हैं। तो कुछ पर्टिकुलर मूवमेंट्स में ये कर्म शरीर के साथ में उनका इंटरेक्शन होता है, कर्म शरीर उस समय सपोर्ट करता है। तो ये एक प्रक्रिया उस समय होती है, तो तब भी कर्म शरीर एक्टिव होता है। सो इस रूप में ये चारों शरीरों को मिलकर के ये देखा जाए तो 7 प्रकार से शरीर की क्रियाएं बताई गई है।
थोड़ा सा हम ये देखें कि डिटेल फिजिकल एक्शन इज ऑफ 7 टाइप्स, वो अपन ने मैंने मोटा मोटी इस बात को डिस्कस कर भी लिया है कि ये शरीर की क्रियाएं किस तरह से, यानी अलग अलग शरीर किस तरह की क्रियाएं करते हैं। अब थोड़ा सा हम ये समझेंगे कि ये जो कहा जाता है कि ये वक्रीय शरीर जो हमारा होता, ये ग्रॉस शरीर जो होता है, ये जब मिक्स्ड स्टेट में होता है, यानी ये कभी इस शरीर से हम कर्म शरीर के साथ तो इंटरेक्ट करते ही है ना, उसके साथ मिक्स होकर के ये फंक्शन करता है। कभी कभी हम वक्रीय शरीर का निर्माण, यानी जिन मनुष्यों के पास में या पशुओं के पास में लब्धि होती है, विशेष लब्धि होती है जिसको वक्रीय लब्धि कहते हैं, जिससे अणिमा, महिमा, लघिमा, ये सब चीजें 8 प्रकार की विक्रिया लब्धि मानी जाती है। सो उससे आप शरीर का अपना रूप बदल सकते हैं। तो जैसे यहाँ मैंने एक एग्जांपल दिया है कि हिंदू परंपरा के हिसाब से विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। तो वो दिखने में नीचे के पोर्शन में तो मनुष्य की तरह दिखते, ऊपर से चेहरा उनका शेर की तरह था। तो ये विक्रिया लब्धि से होता है, यानी विष्णु के पास में ये विक्रिया लब्धि थी, जिसके कारण से उन्होंने अपना ये नरसिंह रूप बनाया। तो ये रूप बनाते समय उस समय औदारिक शरीर जब कन्वर्ट होता है वक्रीय शरीर में, और वो स्टेट जो है मिक्स्ड स्टेट कहलाती है। और फिर वापस ही वक्रीय शरीर से वो फिर नॉर्मल अपनी जो ओरिजिनल बॉडी है उसमें वापस कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये स्टेट जो है मिक्स्ड स्टेट कहलाती है। तो ये इस तरह की होता है। इसी तरह से कम्युनिकेशन बॉडी क्रिएट करते हैं, तो उस समय इसी तरह से औदारिक शरीर और कम्युनिकेशन बॉडी का आपस में इंटरेक्शन होता है। ये मैंने मिक्स्ड स्टेट बताया कि किस तरह से प्रोटीन शरीर और औदारिक हमारा जो ग्रॉस बॉडी है वो किस तरह से इंटरेक्ट करती है। तो जब कभी औदारिक शरीर से हम वक्रीय शरीर बनाते हैं, या कम्युनिकेशन यानी आहारक शरीर का निर्माण करते हैं, या इस ग्रॉस बॉडी को जब बनाना है तब भी जो है दोनों ग्रॉस बॉडी जैसे जैसे प्रिपेयर्ड होती है, वैसे वैसे कर्म शरीर का भी उसमें रोल क्रिएशन में लगता है माता के गर्भ में। तो ये सारे मिक्स्ड स्टेट औदारिक शरीर के कहलाते हैं। इसी तरह से ये प्रोटीन बॉडी, यानी कभी कभी जो है हम ये जब औदारिक शरीर ने वक्रीय शरीर बनाने के बाद में, यानी मान लीजिए नरसिंह का रूप बना लिया और फिर वापस लौटते हैं, तो ये ओरिजिनल बॉडी में आते हैं, ओरिजिनल शेप वापस लेते हैं, तो ये भी मिक्स्ड स्टेट कहलाता है। तो ये प्रोटीन और किस तरह से प्रोटीन का औदारिक के साथ मिक्सचर होता है, और ग्रोथ का किस तरह से प्रोटीन या कम्युनिकेशन बॉडी के साथ मिक्सचर होता है, ये थोड़ा समझाने का कोशिश किया गया है। और ये आप देखिए कि ये है आहारक शरीर, ये कम्युनिकेशन बॉडी, ये बिल्कुल स्फटिक की तरह होती है, बहुत फाइन मैटर की होती है। तो अभी इस वर्तमान में मोबाइल से कम्युनिकेशन होता है, तो जो भी लाइट की वेव्स है वो तो व्हाइट कलर की इस तरह की रेज होती है। तो ये कम्युनिकेशन बॉडी है। इसके द्वारा जो भी 14 पूर्वधर होते हैं वो स्पेशली तीर्थंकरों से कम्युनिकेशन करते हैं, उनको अगर कोई प्रश्न का उत्तर नहीं पता है या किसी विषय में कुछ जानना है। तो इस शरीर का इस यहाँ से लेफ्ट हैंड की तरफ से या राइट हैंड की तरफ से, मुझे एग्जैक्ट देखना है, बट इस बॉडी को यहाँ से निकालते हैं, वो कंधे से निकालते हैं। तो वो बॉडी क्रिएट जिस समय होती है, तो पूरी जब तक क्रिएट नहीं होती है और सेपरेट नहीं होती है तब तक वो मिक्स स्टेट चलती रहती है, और उस समय दोनों तरह की बॉडी एक तरह से फंक्शन कर रही है। तो ये मिक्स स्टेट का मैंने आपको बताया, और इस तरह से जो है वो योगी या जो भी 14 पूर्वधर होते हैं इस बॉडी के माध्यम से तीर्थंकरों के पास जाते हैं और कम्युनिकेशन करते हैं। एक कर्म शरीर है जिसका मैंने आपसे बताया कि टेक्स प्लेस, ये एक्शन जब कर्म शरीर की एक्शन तब होती है जब जीव या तो एक आपने या तो जन्म ले रहा है,
और अभी अपने शरीर का निर्माण उसे करना है, तो उस समय कर्म शरीर का रोल ज्यादा दिखाई देता है। किंतु प्योर कर्म शरीर का जो रोल है वो विशेष रूप से इंटरवल जो जर्नी होती है, यानी आफ्टर डेथ जीव जब नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जाता है, तो उस समय कुछ मोमेंट के लिए उसको इस शरीर का बॉडी की से लिफ्ट की जरूरत पड़ती है, फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो ये बॉडी उसको उस समय जीव को सपोर्ट करती है नेक्स्ट अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो ये है। और आपको मैंने केवल ज्ञानी के संदर्भ में कहा है कि उनके 8 समय में 3 ऐसे मोमेंट आते हैं जिसमें इस कर्म शरीर से उनको एनर्जी मिलती है या फोर्स मिलता है, तो वो अपने कर्मों को उस समय शेड करते हैं उस प्रोसेस के अंतर्गत। अब यहाँ पे ये समझने की खास बात ये है कि अपन ये सोचते हैं कि मन जो है वो एक इंद्रिय जीवों में है या नहीं है। तो ये इससे पता चलता है कि मानसिक जो प्रक्रिया है वो एक इंद्रिय जीवों में या 2 इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के जीवों में मेंटल एक्टिविटीज नहीं होती है। इसलिए आप देखेंगे कि योग की जहाँ चर्चा आ रही है तो वहां पर कहा गया है कि नरक या देवता में 11 प्रकार की एक्टिविटीज होती है, यानी 11 तरह का, क्योंकि वो आहारक शरीर और आहारक मिश्र शरीर का निर्माण नहीं कर सकते हैं, देवता हैं और या नरक के प्राणी है, तो उनमें उस तरह का संभव नहीं है। तो यहाँ पे बताया कि 4 मन के होते हैं, 4 वचन के होते हैं और शरीर से संबंधित उनकी 3 तरह की क्रियाएं होती है कि वो वेक्री शरीर बनाते हैं, तो वेक्री शरीर से जुड़ी हुई क्रियाएं होती है। वेक्री शरीर का कर्म शरीर के साथ मिश्रण होता है तो उस समय मिक्स्ड स्टेट में होता है, और कर्म शरीर का योग जब कभी उनको जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से उनके अंदर 11 प्रकार की एक्टिविटीज देखने को मिलेगी आपको। पृथ्वी, पानी, अग्नि और वनस्पति में 3 तरह का ही मिलेगा। इन्हें उनके पास केवल ग्रॉस बॉडी है, तो औदारिक शरीर से जो कुछ वो करते हैं, इन्हें अपनी प्लांट बॉडी उनकी जो भी है, उस बॉडी से जो कुछ भी उन्हें श्वास लेना है या जो कुछ क्रिया करना है तो वो इस बॉडी के माध्यम से ही करेंगे। और औदारिक मिश्र यानी जब वो जन्म लेते हैं उस अवस्था में, तो उस समय औदारिक मिश्र कर्म शरीर के साथ इंटरेक्ट करते हैं इस बॉडी के निर्माण में, और कार्बन शरीर का, कर्म शरीर का तो योग होता है। इसी तरह से आप वायुकाय में देखेंगे तो वायुकाय में देखिए वेकरी शरीर ने आप देखते हैं हरिकेन आता है, कभी कुछ स्टॉर्म का फॉर्म आता है, कभी साइक्लोन का फॉर्म होता है। तो इसका मतलब है कि वायु जो सिंपल वायु है, जनरल वायु है, वो किसी पर्टिकुलर कंडीशन में अलग अलग शेप ले लेती है। कभी वो बहुत स्पीड से चलती है, कभी बहुत ही भयंकर रूप ले लेती है, तो ये वैक्रीय रूप कहलाता है वायु का। इसलिए वैक्री शरीर उसमें माना गया है। वायु में विक्रिया करने की कैपेसिटी होती है, यानी वो अपने इस तरह के भयंकर रूप बना सकती है, स्टॉर्म का रूप बना सकती है, हरिकेन का रूप बना सकती है, साइक्लोन का रूप बना सकती है। इसलिए उनमें भी वैक्री शक्ति मानी गई है, और इसलिए वैक्री शरीर से जुड़ी हुई एक्टिविटीज भी उनमें थोड़ा बहुत देखने को आपको मिल सकती है। 2 इंद्रिय से लेकर के असंगी 5 इंद्रिय तक के जो जीव कहलाते हैं, उनमें आप देख रहे हैं कि 4 ही प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं। उनमें भी मेंटल एक्टिविटीज जो है वो एक्सेप्ट नहीं की गई है। और संगीत, तिर्यंच, पंचेंद्रिय जो जीव होते हैं उनमें मन के फंक्शन आप देख सकते हैं। तो वो चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, तो उनके अंदर कुछ मेंटल एक्टिविटीज होती है, उनके अंदर माइंड होता है, इसलिए वो सोच भी सकते हैं। ठीक है, पशु जो है बहुत लंबा नहीं सोच सकता है, बहुत फास्ट की मेमोरी उसे नहीं होती है, प्रोवाइडेड कि उसको अगर पूर्व जन्म का ज्ञान हो गया तो। अदरवाइज वो वर्तमान में जो कुछ उसके सामने होता है उसी को देख करके रिएक्ट और रिएक्ट करता है। तो ज्यादा लंबे समय तक मेमोरी उनके अंदर नहीं होती है और लॉन्ग टाइम तक सोचने की क्षमता उनकी नहीं होती है। बट वर्तमान में जो कुछ है उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके अनुसार एक्ट रिएक्ट कर सकते हैं, और अगर स्पेशल उनको ट्रेनिंग दी जाती है तो वो उस तरह से बिहेव भी करते हैं। तो वो थोड़ा उनके अंदर उनकी मेमोरी में वो चीजें रहती है। समूर्छिम मनुष्य है तो उनमें देख रहे हैं आप 3 ही तरह की एक्टिविटीज होती है, औदारिक, औदारिक मिश्र और कर्म शरीर से जुड़ी हुई। और यौगलिक जो मनुष्य होते हैं उनमें 11 तरह की होती है। और कर्म भूमि यानी हम कर्म भूमि से जुड़े हुए मनुष्य हैं और पूर्ण मनुष्य हैं, तो हमारे अंदर सभी प्रकार की होती है। क्योंकि कोई योगी भी हो सकता है, कोई 14 पूर्वधर भी हो सकते हैं, कोई केवल ज्ञानी भी हो सकते हैं। तो उनकी सभी तरह के मनुष्यों को हम काउंट करें तो उनमें सभी तरह की यानी 15 प्रकार की जो है एक्टिविटीज मानी गई है, मेंटल, फिजिकल और वर्बल, वो सभी मनुष्यों में स्पेशल कर्म भूमि के जो मनुष्य होते हैं उनमें पाई जाती है, जो कि हम उसके अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं
ये एक और चार्ट है, सेम इसी बात को थोड़ा सा तरीके से रिपीट किया गया है और साथ में ये भी बताया गया है कि ये सारी एक्टिविटीज जो जीवों में हमें देखने को मिल रही है, तो कुछ एक्टिविटीज तो ये है कि कुछ उन पर्टिकुलर जीवों में हमेशा आपको देखने को मिलेगी ही निश्चित रूप से, उतनी तो उसमें पाई जाती है। सो वो उसे शाश्वत क्रिया कहा गया है। और कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जो पर्टिकुलर टाइम बीइंग के लिए पर्टिकुलर स्टेट में वो देखने को मिलती है, हर समय नहीं मिलती है। जैसे आहारक शरीर है, आहारक शरीर का निर्माण करना हर किसी के बस की बात तो नहीं है। 14 पूर्वधर ही उसका निर्माण कर सकते हैं और वो जब नहीं होते हैं तो वो इतना उनका गैप 6 मंथ के लिए हो सकता है। यानी इस धरती पर आहारक शरीर का निर्माण करने वाले योगी या जो 14 पूर्वधर होते हैं, वो 6 मंथ के लिए कभी ऐसा समय हो सकता है कि वो ना दिखे, कहीं भी उनका अस्तित्व ना हो, तो उतना गैप होता है। बाकी अदरवाइज हर 6 मंथ के आफ्टर यू कैन सी दैट कोई ना कोई आहारक शरीर धारण करने वाला योगी, ये 14 पूर्वधर होते हैं जो उस शरीर का निर्माण करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। तो इसलिए इस तरह से ये आहारक शरीर का निर्माण या आहारक मिश्र शरीर का क्रिया का जो संभावना है, वो 6 मंथ के लिए उसका गैप हो सकता है। तो वो शाश्वत नहीं है। शाश्वत है ना, हमेशा आपको उस तरह की एक्टिविटीज हर समय देखने को मिले, ये संभव नहीं है। तो ये इस तरह से कैलकुलेशन करके यहाँ पे बताया है कि किसमें क्या कितनी क्रिया मिल सकती है और कब मिल सकती है, कब नहीं मिल सकती है। तो ये शाश्वत और अशाश्वत का उन्होंने कैटेगरीज किया गया। अभी एक बहुत ही एक अच्छा एक नया कंसेप्ट आया है इस चैप्टर के एंड में कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मोशन। 5 प्रकार की गति मानी गई है। तो ये मोशन यहाँ पर जस्ट ये नहीं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को हम मोशन कहते हैं जनरल सेंस में, बट यहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना तो मोशन है ही, गति है ही है। किंतु एक पदार्थ का एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाना भी गति कहलाता है। सो उस मीनिंग को ध्यान में रख करके ये 5 प्रकार की गतियों के वर्णन किया गया है और आप देखेंगे कि बहुत ही विस्तार से ये गति का विवेचन किया गया है। तो पहला है प्रयोग गति। प्रयोग गति का मतलब होता है, अभी हमने प्रयोग गति के ऊपर ही हम अभी डिस्कशन कर रहे थे, यानी क्रियाएं जो भी फिजिकल, मेंटल और वर्बल एक्टिविटीज होती हैं, जीव के द्वारा जो भी एक्शन होता है वो सब प्रयोग गति कहलाता है। ये भी एक प्रकार की अवस्था का परिवर्तन है या ये एक तरह की ऐसी गति है जिसमें जीव जो है जब एक्शन लेता है तो उस समय कर्म के बंधन होते हैं, कर्म पार्टिकल्स जो है सेपरेट भी होते हैं, तो वो उनका मोशन होता रहता है। मतलब यहाँ पे कि बाहर से कर्म अंदर जा रहे हैं, ये भी एक प्रकार का मोशन है। अंदर के कर्म बाहर निकल रहे हैं तो वो भी एक प्रकार का मोशन है। तो ये इस क्रिया से उस तरह का मोशन होता रहता है। तदगति का मतलब है कि आप जब किसी एक स्थान से आप अपने ऑफिस जाना चाहते हैं तो घर से आप निकलते हैं और ऑफिस जब तक आप नहीं पहुंचते तो बीच में जो गति आप कर रहे हैं उसको तदगति कहा गया है। तो यद्यपि प्रयोग गति के अंतर्गत फिजिकल जो एक्टिविटीज मोशन लिए गए हैं वो उसके अंतर्गत ये इंक्लूड हो जाता है, फिर भी इसको स्पेशल बताया गया है कि हम कभी हम अपने एक स्थान से जब चलते हैं और दूसरे स्थान तक जब तक हम अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचते हैं तब तक बीच में हमारी जो चलना हो रहा है, गति हो रहा है, एक एक स्पेस पॉइंट पर हम टच करते हुए चलते जा रहे हैं, तो वो तदगति के अंतर्गत स्पेशल काउंट किया गया है। तो अब ये देखना है कि इस गति का क्या ऐसा स्पेशल महत्व था जो कि इसको सेपरेट किया गया है। अब थर्ड है बंधन छेदन गति। हम देखते हैं कि शरीर से जीव मुक्त होता है, तो जब मुक्त होता है तो उसकी गति किस तरह से होती है, क्योंकि कहा जाता है कि वास्तव में जीव में कोई गति या कोई क्रिया उस रूप में नहीं है। जब तक वो कर्म शरीर के साथ या इस फिजिकल बॉडी के साथ कनेक्टेड है तभी तक वो मोशन करता है या कोई तरह का मूवमेंट करता है। बाकी मुक्त अवस्था में, शुद्ध अवस्था में जीव में कोई क्रिया नहीं होती है। वो परिणमन जरूर होता है परंतु उसमें कोई तरह का मोशन नहीं होगा, कोई तरह का एक्शन नहीं होगा। सो ये बंधन छेदन यानी जीव जब शरीर से मुक्त होता है तब तो वो शुद्ध है, फिर वो मोक्ष कैसे पहुंच जाता है, क्योंकि वो शुद्ध जीव में कोई क्रिया नहीं है, कोई तरह का मोशन नहीं, तो उसकी गति कैसे हो रही है वहां तक। तो ये कहा जाता है कि जब जीव कर्म शरीर से छूटता है, विशेष रूप से आयुष्य कर्म का जो बंधन होते हैं उस बंधन से जब छूटता है
तो उस छूटने की एक फोर्स मिलती है उस समय, उस फोर्स से उसकी गति वहां तक हो जाती है। बाकी जीव अपनी ओर से गति शुद्ध अवस्था में कुछ नहीं कर सकता है। तो इसको बंधन छेदन गति कहा गया है। और उसके लिए शास्त्रों में एरंड फली का उदाहरण दिया जाता है। एरंड की फली जब सूख जाती है पूरी तरह से, तब वो फटती है, और जब वो फटती है तो उसके अंदर के जो सीड होते हैं वो अपने आप ऊपर की तरफ उछलते हैं। तो सीड ने अपनी ओर से कुछ प्रयास नहीं किया, किंतु जब वो बंधन छेदन होता है, यानी उस फली का फूटना होता है, उससे सीड अपने आप फोर्स से ऊपर की तरफ उछलते हैं। तो यही गति सिद्ध जीवों की होती है कि सिद्ध जीव जो है बंधन छेदन गति से मोक्ष में पहुंचते हैं। तो शरीर, इसी तरह से शरीर भी छूटता है, यानी आत्मा और शरीर का आपस में संबंध है अनादिकाल से, और ये अनादिकाल की इतनी गहरी बॉन्डिंग जब खत्म होती है तो शरीर आत्मा से अलग होता है और आत्मा शरीर से अलग होती है। तो ये बंधन छेदन गति के नाम से इसको जाना जाता है। उपपात गति, उपपात गति का मतलब है कि जन्म लेना, वैसे किसी पर्टिकुलर स्थान में जाना या रहना, तो उस तरह की गति को उपपात गति कहा गया है। इसको थोड़ा विस्तार से हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। एक है विहायो गति। विहायो गति यानी फ्लाइंग इन द स्काई, जैसे बर्ड्स जो हैं वो आकाश में जाते हैं। जो लोग रिद्धि और सिद्धियां होती है, जंघाचारण साधु होते हैं या विद्याचारण साधु होते हैं, तो वो आकाश में गमन करते हैं विदाउट एनी सपोर्ट, कोई मीन्स। तो इसलिए शास्त्रों में इस तरह के बहुत उदाहरण है कि नंदीश्वर द्वीप तक जो है जंघाचारण और विद्याचारण जो मुनि होते थे वो जाते थे। तो ये वो फिजिकल लेवल पर, मतलब फिजिकल बॉडी से ही जाते थे, पर विदाउट एनी मीन्स, कोई एरोप्लेन नहीं था उनके पास में, कोई तरह का अदर मीन्स नहीं था। वो अपनी लब्धियों से या अपनी विद्या शक्ति से गति करते थे, आकाश में गमन करते थे। सो ये विहायो गति कहलाती है। तो पक्षियों का चाहे उड़ना है, चाहे विद्याचरण जंघाचरण मुनियों का आकाश में गमन करना है, चाहे योगियों का गमन करना होता है, आकाश से, आकाश मार्ग से गति करते हैं। तो और वासुदेव बलदेव का भी अगर आपने जीवन देखा होगा तो वो भी कभी कभी एक मथुरा से, जब कृष्ण को मथुरा जाना था तो बीच में उनको वहां से, मथुरा से द्वारका उन्होंने जब बसाई थी, तो वो आकाश मार्ग से गए थे। तो ये आकाश मार्ग से जाने वाली जो गति होती है उसको विहायो गति कहते हैं। विहाय का मतलब होता है आकाश। अभी हम ये देख रहे हैं कि उपपात मोशन किस तरह से होता है। तो उपपात मोशन को 3 तरह से डिफाइन किया गया है, कि ये भी एक वाइडर टर्म है। इसमें कहा कि क्षेत्रोपपात गति होती है। क्षेत्रोपपात गति का मतलब है कि सभी तरह के जीव जो हैं वो 4 गतियों में विभाजित किए गए हैं, वर्गीकृत किए गए हैं। और इसके अलावा एक सिद्ध क्षेत्र भी है, मोक्ष का स्थान भी है। तो ये 4 तरह के जीव जो हैं जहाँ पाए जाते हैं, वहां जीव का मृत्यु के बाद में अगर जन्म होता है तो वो पर्टिकुलर उस प्लेस पे जा रहे हैं जहां उनको उस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लाइफ में जन्म लेना है। तो वो प्लेस से संबंधित क्षेत्रोपपात गति का संबंध है, यानी वो पर्टिकुलर प्लेस जहां जाकर के वो जीव जन्म ले रहा है उसे क्षेत्रोपपात गति कहा गया है। तो जन्म ले चाहे मुक्त होकर के पहुंचे, तो दोनों चीजें इंक्लूड की गई है। इसलिए क्षेत्रोपपात गति में 3 तरह की गति हो जाती है, 5 प्रकार की गतियां होती है। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति और सिद्ध गति, ये 5 गतियां मानी गई है इसके अंतर्गत। भवोपपात गति जो होता है, टेकिंग बर्थ इन एनी ऑफ द 4 फॉर्म्स ऑफ लाइफ। भव का मतलब होता है जन्म लेना। तो किस पर्टिकुलर फॉर्म में आप जन्म ले रहे हैं उसके आधार पर जो है ये गति मानी गई है। तो चूंकि जन्म तो संसारी प्राणियों का ही होता है, मुक्त जीवों का नहीं होता है, इसलिए इसमें 4 ही प्रकार की गतियां मानी गई है। तो नरक गति में जन्म लेना, मनुष्य के रूप में जन्म लेना, तिर्यंच के रूप में जन्म लेना और देव के रूप में जन्म लेना, ये 4 तरह के जो जन्म लिए जाते हैं इसको भवोपपात गति कहा गया है। अब नेक्स्ट है नो भवोपपात गति, यानी जहां जन्म नहीं होता है, या फिर ऐसी चीज है जो जिसका जन्म से कोई संबंध नहीं है, उन पदार्थों की गति। तो स्पेशल मैटर की जो गति होती है, और इसमें स्पेशल उस गति को लिया है, परमाणु की गति को लिया है। परमाणु जो है विश्व के एक कोने से दूसरे कोने में एक समय में पहुंच सकता है। तो इसमें परमाणु की इतनी फास्टेस्ट स्पीड मानी गई है कि वो एक ही मोमेंट में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, ऊपर से नीचे
किसी भी दिशा में जा सकता है और पूरी यूनिवर्स को कवर कर सकता है। तो ये जो फास्टेस्ट स्पीड परमाणु की मानी गई है, इसको नौ भवोत्पात गति के अंतर्गत लिया गया है। इसी तरह से सिद्धों की जो गति होती है वो भी एक ही समय में, एक ही मोमेंट के अंदर होती है, तो वो गति भी इसी के अंतर्गत काउंट की जाती है। अब ये जो है विहायु गति, यानी आकाश में होने वाली जो गति है, इसको हमें किस तरह से समझना है, तो ये भी थोड़ा वाइडर सेंस में ली गई है। इसमें बताया है स्पृशत गति। स्पृशत गति का मतलब है कि मान लीजिए परमाणु है या कोई भी मॉलिक्यूल है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, किंतु वो अपने आसपास के दूसरे मैटर्स को टच करते हुए अगर जाता है तो उसको स्पृशत गति कहा गया है। एक अस्पृशत गति, यानी ऐसी भी गति हो सकती है कि मैटर जो है, जो भी परमाणु या मॉलिक्यूल जो है, एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करते समय किसी आसपास के किसी मैटर को या एटम को या किसी भी मॉलिक्यूल को टच नहीं करता है, तो वो अस्पृशत गति के अंतर्गत माना गया है। उपसंपद्यमान गति का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति, जैसे हम कार से जाते हैं या वायुयान से जाते हैं या ट्रेन से जाते हैं या प्लेन से जाते हैं, जो भी है, तो हम जो कोई मीन्स यूज करके अगर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो उसको उपसंपद्यमान गति कहा गया है। अनुपसंपद्यमान गति यानी हम जा रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, बट हम किसी कारवार के माध्यम से नहीं जा रहे, अपने पैरों से चल करके पहुंच रहे हैं, तो ये अनुपसंपद्यमान गति कहलाती है। पुद्गल की गति जो है, पुद्गल में कोई भी तरह के पुद्गल मटेरियल एंटिटीज है, उनकी जो भी मोशन है, जो भी गति है, वो जिस तरह से भी चलते हैं, वो पुद्गल गति के अंतर्गत उनको माना गया है। मंडूक गति है। मंडूक गति का मतलब मेंढक होता है, और मेंढक किस तरह से स्कीप करते हुए चलता है, तो वो पूरा स्पेस को टच करते हुए नहीं चलता, बीच बीच में स्किप करते हुए चलता रहता है। तो ये जो स्कीप करके चलने वाली जो भी गति है, उसको मंडूक गति नाम दिया गया है। नौका गति, ये जल में जो गति होती है, नौका जिस तरह से जल में चलती है, शिप जल में चलता है, जल में चलने वाले जितने भी प्राणी होते हैं, तो वो जो जल से संबंधित जो भी गति है, उसको नौका गति का नाम दिया गया है। नई गति, नई का मतलब होता है वैसे व्यूज होता है, तो जैन शास्त्रों में 7 प्रकार के नए माने गए हैं: नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, संभिरूट और एवं भूत। तो ये एक तरह से नई का मतलब है कि वस्तु को देखने का और उसको एक्सप्लेन करने का अपना अपना तरीका होता है। तो ये 7 टाइप्स ऑफ इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है किसी भी चीज के, तो वो नई गति का, उसको नई गति नाम दिया गया। ये छाया, छाया एक बहुत ही विचित्र गति की बात है कि शास्त्रों में ये मिलता है कि जो रिद्धि और सिद्धि संपन्न योगी साधक होते हैं या मुनि होते हैं, वो आकाश में गमन करते हैं, तो आकाश में गमन करने के लिए वो छाया का सपोर्ट लेते हैं, यानी सूर्य की छाया हो, चंद्र की छाया हो, किसी ग्रह, अन्य ग्रह की छाया हो, छाया के सपोर्ट से वो गति कर सकते हैं, तो उसे छाया गति कहा गया है। और जहाँ छायानुपात गति को कहते हैं कि मनुष्य, जैसे हम खड़े होते हैं तो हमारी छाया बनती है, और वो छाया हमारा अनुगमन कर रही है, हम जैसे जैसे चलते हैं हमारे पीछे पीछे वो छाया चलती है, तो उसको छायानुपात गति कहा गया। तो ये छाया वाले में तो है कि मनुष्य छाया का सपोर्ट ले रहा है, और ये छायानुपात में ये है कि छाया मनुष्य का सपोर्ट ले रही है, जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ता है वैसे वैसे वो छाया उसके साथ चलती रहती है। लेशा, लेशा का मतलब है कि हमारा जो ओरा है, ओरा में भी परिवर्तन होता रहता है, हम कभी अच्छे भावों में रहते हैं, कभी हमारे अंदर नेगेटिव चीजें चलती हैं, तो जिस तरह का हमारे अंदर भाव चलता है, विचार चलता है, उसके हिसाब से हमारे ओरा में एक मोशन चलता रहता है, कलर उसके चेंज होते रहते हैं, तो उसको लेशा कहा गया है। इसी तरह से लेशानुपात जो है गति होती है, तो लेशानुपात गति का मतलब होता है कि मृत्यु के समय में मनुष्य के किस तरह के भाव या परिणाम बनते हैं, उसी तरह के भाव और परिणाम की स्थिति में उसका जन्म होता है। तो ये इस बात को शो कर रहा है कि अंतिम समय में मनुष्य के जिस तरह की भावधारा होती है, उसका जन्म उसी तरह की भावधारा वाले जीवन में होता है, यानी उसी तरह का लाइफ उसे मिलता है। तो हमारे भाव अंत समय में बहुत शुद्ध रहे, ये बहुत आवश्यक है। तो गति हमारी किस तरह की होगी, ये हमारे अंतिम समय में रहे हुए भावों से पता चलाया जा सकता है। उद्देश्य प्रविभक्त गति कहलाती है। उद्देश्य प्रविभक्त गति का मतलब है
ओके। सो ये उद्देश्य का मतलब होता है पर्पसफुल, आप मोशन कर रहे हैं, मान लीजिए कि आचार्य ऋषि के पास जा रहे हैं आप दर्शन कर, तो आपका उद्देश्य है कि दर्शन करना उनसे, या कोई टॉपिक पर डिस्कशन करना है आपको, तो आप इस उद्देश्य पूर्वक किसी के पास में जाते हैं, आते हैं, तो वो उद्देश्य गति के अंतर्गत उसको माना गया है। तो ये एक निश्चित गति होती है, इसके पीछे एक निश्चित पर्पस होता है। विदाउट पर्पस यू आर नॉट मूविंग एनीवेयर। उद्देश्य प्रविभक्त गति, प्रविभक्त એટલે प्रतिनियत निश्चित। ओके, चतुर्पुरुष प्रविभक्त, 4 प्रकार के पुरुषों की 4 प्रकार की प्रविभक्त प्रतिनियत गति होती है। यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि कभी कभी होता है कि हम 4 व्यक्ति अपने स्थान से निकल रहे हैं और उसी सेम टाइम में हमें जहाँ जो डेस्टिनेशन है वो हम सेम टाइम पर पहुंच रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम 4 व्यक्ति निकले तो एक ही समय पर पहुंचने का हमारा समय अलग अलग हो जाता है। कभी हम निकलने में अलग अलग समय चूज करते हैं कि तो पहुंचने में हमारा सेम समय होता है, और कभी दोनों ही स्थिति जो है हाँ, चौथे स्टेज में ये है कि हम एक समय में हम बाहर निकले भी नहीं है और पहुंचने का हमारा समय भी अलग अलग होता है। तो ऐसा कभी कभी होता है कि हमारी गति, हम कभी कभी समय सेम रखते हैं फिर भी हम पहुंचने में आगे पीछे हो जाते हैं, कभी सेम टाइम पे पहुंचते हैं, कभी सेम टाइम पे नहीं पहुंचते हैं, और कभी हम सेम टाइम पर निकलते भी नहीं है। सो इस तरह की गति को पुरुष प्रविभक्त गति कहा गया है। वक्र गति जो है, वक्र गति का मतलब है कि वक्र गति 4 प्रकार नीचे। ओके, तो वक्र गति भी 4 प्रकार की बताई गई है। उसमें पहली है घट्टनता। कोई भी पदार्थ है अड़ी अड़ी ने चालू, तो कोई भी पदार्थ जो है एक दूसरे से घर्षण करते हुए चलता है, उसको आप इंग्लिश में घर्षण के लिए क्या बोलते हैं, तो वो पदार्थ जैसे आटा पीसा जाता है, तो आटा पीसते समय चक्की जो चलती है तो एक पाटा दूसरे पाटे से घर्षण करते हुए उस आटा को मतलब गेहूं को या अनाज को चूर्ण बनाता है। सो इस तरह की जो घर्षण गति होती है उसको घट्टनता गति कहा जाता है। स्तंभन गति, स्तंभन गति का मतलब है कि गति हो रही है कि तो बीच बीच में रुकते जा रहे हैं, सो वो स्तंभन गति कहलाती है। श्लेषण गति, श्लेषण गति का मतलब होता है कि दूसरे एक अंग और दूसरा अंग जो है एक दूसरे को टच करता है, तो उस तरह की जो गति होती है, शरीर ना एक अंग थी बीजा अंगनो स्पर्श करीने चालू, तो इस तरह की जो गति होती है वो श्लेषण गति कहलाती है। और लास्ट है प्रपतन गति। तो प्रपतन गति में ये होता है कि पदार्थ जो गिरता गिरता हुआ चलता है, तो सीधा स्ट्रेट नहीं चलता है या व्यवस्थित रूप में नहीं चलता, वो गिरते गिरते हुए चलता है। तो इस तरह की ये 4 तरह की जो गति मानी गई है इसको वक्र गति कहा गया है। और आचार्य प्रकारनी गति अनिष्ट અને अप्रशस्त होवाથી તેને वक्र गति कहे छे। ये गति प्रशस्त नहीं मानी गई शास्त्रों में कि इस तरह से जो चला जाता है या जो भी मोशन होता है वो अच्छा मोशन नहीं है, अच्छी कैटेगरी में नहीं माना जाता है इसको, तो इसको अप्रशस्त कैटेगरी में लिया गया है। पंख गति है, पंख का मतलब होता है कीचड़, तो कीचड़ तेमा गति करवी, तो कीचड़ में अब जब गति करते हैं तो हमें चलने में कितनी कठिनाई होती है, पैर अंदर में धंसते चले जाते हैं, आगे हमारी स्पीड जो है बहुत स्लो हो जाती है और पैरों को सही ढंग से रखना मुश्किल होता है। तो ये पंख गति मानी गई है। उपलक्षण थी पंख शब्द थी जड़નું પણ ગ્રહણ કરવું જોઈએ, તેથી पंख કે જળમાં પોતાના શરીરને ટેકવીને અથવા અન્ય કોઈને સાથે પોતાના પગ વગેરે બાંધીને તેના બળથી ચાલવું। સ્વિમિંગ રીંગના સહારે નદી કે જલાશયોમાં તરવાની જે ગતિ છે તે पंख गति છે। ओके, सो स्विमिंग पूल में अपन जिस तरह से वो जो भी स्विमिंग करने के लिए हम जिन चीजों का सपोर्ट लेते हैं और उससे जो जल में गति करते हैं, तो ये गति जो है पंख गति के अंतर्गत ली गई है। तो पंख में चलते समय जिस तरह से गति होती है या फिर जल में हम जिस किसी स्विमिंग के जो भी साधन यूज करते हैं तो उनके सहारे जो गति होती है उसको पंख गति के अंतर्गत लिया गया है। बंधन विमोचन गति है, तो बंधन विमोचन गति में जैसे फल जो है वृक्ष से टूटता है और नीचे गिरता है, तो ये बंधन विमोचन गति है, यानी फल का टूटने से नीचे की तरफ उसकी गति होती है। सो आम्र आदि फळोनी पोतानी डाળી आदिने बंधनથી छूटवा पड़ीने स्वाभाविक रीते नीचे पड़वानी गतिने बंधन विमोचन। तो जो भी स्वाभाविक रूप से फल जो भी नीचे गिरते हैं वृक्ष से डाल से टूट करके, तो ये गति बंधन विमोचन गति कहलाती है।
तो ये इस तरह से 17 प्रकार से गति का विवेचन किया गया है विहायो गति के अंतर्गत। तो ये सारी गतियां एक तरह से स्पेस में होने वाली गतियां हैं। इसको हमें स्पेशल समझना है, ये पॉइंट यहाँ पर खास बात है। और ये इतने प्रकार की गतियां होती है पदार्थों की। सो इसके साथ ही ये चैप्टर अपना फिनिश हो जाता है। अब किसी के कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। समय जी, ये इसी स्लाइड में मेरा क्वेश्चन था, लास्ट स्लाइड में। अच्छा, लास्ट स्लाइड थी ना आपकी, फिर दूसरे क्वेश्चन में बाद में करूंगा। हाँ हाँ ठीक है। आप बताइए क्या। ये जो ये स्पर्शक गति और अस्पर्शक गति की बात जो कही है, हाँ, तो अस्पर्शस्थ कैसे हो सकता है? क्योंकि मान लीजिए परमाणु की गति है, तो अपन ये मानते हैं कि लोकाकाश के हर प्रदेश पर असंख्यात परमाणु हैं। ओके, हाँ, कोई भी परमाणु गति करेगा तो बिना स्पर्श के कैसे कर सकता है? नहीं, लोकाकाश में असंख्य परमाणु है, उससे किसी परमाणु को गति करने में क्या प्रॉब्लम है? बात ये है कि वो परमाणु अगर शॉर्ट टाइम में जो गति मानी जाती है कि एक समय में परमाणु एक कोने से दूसरे ऑपोजिट कोने में चला जा रहा है, अगर वो टच करके चलेगा तो उसको बहुत टाइम लग जाएगा, वो एक समय में पहुंच ही नहीं सकता। तो इसलिए अस्पृशत गति भी होती है और स्पृशत गति भी होती है। तो कुछ टच करते हुए चलता है, चाहे वो जमीन को टच करे, चाहे स्पेस पॉइंट्स को टच करे, चाहे किसी पदार्थ को टच करे, उसमें उसको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। और जो अस्पृशत गति होती है वो फास्टेस्ट होती है, और 1 मूवमेंट में परमाणु एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचता है। तो उसमें तो सवाल ही नहीं है कि वो किसी चीज को टच कर सकता है। टच करने में फिर उसकी एक मूवमेंट में गति हो ही नहीं सकती। तो ये मानना पड़ेगा कि जो परमाणु है वो पार्टिकल फॉर्म में नहीं है, ये मानना पड़ेगा। पार्टिकल फॉर्म में होने से, और अपन परमाणु को जो है लास्ट यूनिट ऑफ फिजिकल एंटिटी मान रहे हैं, सबसे छोटी इकाई है वो तो। जी, वो पार्टिकल तो है। पार्टिकल को अगर हम उससे बड़ा मानते हैं तो वो तो एक प्रकार का मॉलिक्यूल है अपनी दृष्टि में। वो डायमेंशनलेस है ऐसा मानते हैं, तो फिर उसमें तो टच करने का प्रश्न ही नहीं उठता इफ इट हैज नो डायमेंशंस। तो वही बात रही कि डायमेंशन लेस है, और मतलब ये कि पार्टिकल फॉर्म नहीं है, तभी अस्पर्शक गति हो सकती है। ठीक है। मेरे दूसरा 2 प्रश्न और थे सुमी जी। हाँ। एक तो हमने जो बात की सांप्रदायिक क्रिया और इरियापथिक क्रिया, यस, और हम ये कह रहे हैं कि इरियापथिक क्रिया से कोई बंध नहीं होता है, मतलब नहीं, इरियापथिक क्रिया से बंध तो होता है, 2 समय बंद का होता है, बंद होता है, लेकिन लेकिन एक समय बंद होता है, दूसरे समय में खिल जाता है, यही मान्यता है। बिल्कुल सही है। हाँ, तो जो सांप्रदायिक क्रिया है, तो उसमें दोनों होगी ना, शुभ और अशुभ। सांप्रदायिक में दोनों हो सकता है, शुभ और अशुभ, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन योर क्रिया। आप उस समय किस तरह के स्टेट में हो, आप संवर कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, तो शुभ क्रिया है, उसमें कोई अशुभ की कोई बात नहीं है, तो उसमें तो शुभ का ही बंधन होगा। दोनों ही हो सकते हैं, शुभ और अशुभ होते हैं। हाँ, सांप्रदायिक दोनों हो सकते हैं, शुभ अशुभ दोनों हो सकते हैं, परंतु इरियापथिक जो है एकांत रूप से शुभ क्रिया ही, पुण्य रूप क्रिया ही होती है। जी, ठीक है, वो ठीक है। एक महत्वपूर्ण बात जो ये निकल के आती है कि केवली समुद्घात होता है। यस, मतलब ये है कि लास्ट में जो आघाती कर्म बच गए, और वो अगर आयु कर्म से उनका मेल नहीं होता है, मैच नहीं करता है, तो समुद्घात के द्वारा इसको मैच किया जाता है। यही है ना उसका कंसेप्ट? बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल सही है। वो 3 आघाती जो कर्म है, वेदनी कर्म, नाम और गोत्र की अगर क्वांटिटी ज्यादा है और लाइफ स्पान कम है उस कंपैरिजन में, तो उनको बैलेंस करना पड़ता है उसके लिए। हाँ, नहीं तो मेरा इसमें आशय ये है कि नॉर्मली तो जो घाती कर्म है वो हम साधना से उनको खत्म करते हैं। हाँ, तप और ध्यान से। yes. इसका मतलब ये हुआ कि जो अघाती कर्म है उसको तप ध्यान समाप्त नहीं किया जाता।
नहीं तो कर लेते फिर समुद्र की जरूरत पड़ती। नहीं तो ये भी एक प्रकार की ये नेचुरल प्रोसेस होती है, जो कि ये तो नेचर के अपने नियम है ना बैलेंस करने के कुछ। अभी जैसे पेंडेमिक में नेचर ने अपनी ओर से बैलेंस किया ना कुछ, तो इसी तरह से सिद्धों के संदर्भ में कहा जाता है कि स्वाभाविक रूप से होता है जब लगता है कि कर्म अतिरिक्त है, तो ये प्रक्रिया करना भी अपने आप में एक प्रकार की साधना ही है, एक प्रकार का स्पिरिचुअल एफर्ट है अंदर का। आवाज आवाज कछारा साहब, आपका नेट का कोई इश्यू है तो आप कुछ उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। पता नहीं मुझे। हाँ, अगर नेट चेंज करने से कुछ नहीं। हाँ, आपकी आवाज अभी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है, पर बहुत कट के आ रही है, तो मतलब कंटिन्यूअस नहीं आ रही है। और बैंडविड्थ लो ऐसा लिख के आता है मैसेज में कि आपके वहां से बैंडविड्थ लो है, ऐसा आता है। हाँ, बैंडविड्थ लो लिखा हुआ आ रहा है। हाँ, ठीक है, ठीक है, मैं बाद में करूंगा प्रश्न, दूसरे लोग पर। या तो आप एक काम कर सकते हो, चैट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसको रिपीट कर लूंगी और समृद्धि जी उसको क्लियर कर देंगे अगर पॉसिबल है तो। नहीं तो दूसरे प्रश्न ले लें। हाँ, ओके, थैंक यू। हाँ, जसवंत शाह जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हो। जय जिनेन्द्र, वंदना में मेरा प्रश्न नहीं, अस्पर्श गति जो है वो सिर्फ जब जीव मोक्ष में जाता है उस अपेक्षा से ही अस्पर्श गति होती है। एक्सक्यूज मी जसवंत शाह जी, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कुछ माइक का एडजस्टमेंट कर सकते हो। नहीं कोई बात नहीं, मैं समझ गई। ये मोक्ष में जाता है जीव तब तो होती है अस्पृशत गति, आप मान करके चलिए उसको तो। परंतु मेरी दृष्टि में जो भी ऋजु गति होती है, ऋजु गति जब भी होती है, चाहे वो संसारी प्राणी है, मोक्ष में नहीं जा रहा है, बट वो भी अगर एक समय में अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच रहा है, तो एक समय में तभी पॉसिबल है कि वो बीच में कुछ भी टच न करे किसी स्पेस पॉइंट को या किसी भी चीज को, तभी उसकी संभव हो सकती है। वन मोमेंट में यहाँ भी है और वहां भी है, ये तभी संभव हो सकता है। इसी तरह से मैटर, परमाणु की बात है, अभी अपन ने अभी बात करी कि परमाणु की जो गति मानी गई है, वो एक मोमेंट में वो एक कोने से दूसरे कोने में चला जाता है। सो ये तभी संभव है कि वो कुछ टच न करे, टच करने से तो वो एक मोमेंट में नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए हमको थोड़ा सा केवल सिद्धों के साथ ही नहीं, ऋजु गति से जो भी जीव जाता है या परमाणु जो एक समय में पहुंचता है, तो ये गति बिना टच किए ही होगी, टच करने से पॉसिबल नहीं। मेरे ख्याल से उस समय भी उसके साथ कार्बन और तेजस शरीर तो रहता ही है, उस अपेक्षा से अस्पर्श नहीं कर सकते हैं। वो तो देखिए, वो तो उसका अस्तित्व का हिस्सा है, उसको हम काउंट ना करें एक बार के लिए। वो तो उसका अस्तित्व का हिस्सा है, वो संसारी जीव का मतलब ये कर्म और तेजस शरीर के साथ तो होगा ही होगा वो। तो वो उस संदर्भ में तो मेरी दृष्टि में वो नहीं, मूल बात है कि वो जो भी जीव गति कर रहा है, चाहे वो कर्म और तेजस शरीर के साथ ही है या चाहे उससे मुक्त है, अगर एक समय में उसकी गति हो रही है तो बिना स्पर्श के ही होनी चाहिए। उस समय परमाणु की गति को तो अस्पृशत माना ही गया है। परमाणु जब एक समय में एक कोने से दूसरे कोने में जा रहा है तो उसकी गति को अस्पृशत ही माना गया है। तो उसमें तो यही बताया जाता है कि स्पेस पॉइंट को भी टच नहीं करता है, और तो किसी चीज को टच करने का तो प्रश्न थोड़ा कम है, बट वो स्पेस पॉइंट को टच नहीं करेगा तो उससे वहां रहे हुए मैटर को भी टच करने का प्रश्न नहीं है। भंडारी साहब का कुछ प्रश्न है? जसवंत साहब, आपका तो कुछ बहुत आपने सुंदर तरीके से सब समझाया, काफी गूढ़ है विषय ये। तो एक तो मैं पूछना चाहता था कि ये जो कम्युनिकेशन बॉडी आपने यूज किया है और आहारक शरीर आपने यूज किया है और एक कहीं कॉन्शियस बॉडी भी यूज की जाती है, ये सब तीनों एक ही है या अलग अलग है? कॉन्शियस बॉडी तो हमने नहीं सुना कहीं पर, क्योंकि कॉन्शियसनेस है जो कि बॉडी नहीं है एक्चुअल में, वो तो हमारी ज्ञानात्मक जो शक्ति है, कॉग्निटिव पावर है। नहीं, कॉन्शियस बॉडी उसको कहते हैं जब कोई चीज हम समझने की चेष्टा करते हैं उस वक्त वो उस बॉडी का निर्माण होता है, ऐसा मैंने पढ़ा था कहीं।
ये क्या है कि थोड़ा कुछ लोग सिद्धांत और तत्व की भाषा को तो यूज नहीं करते ना, वो अपने तरीके की लैंग्वेज बनाते हैं। तो कॉन्शियसनेस जो भी है वो तो हमारी चेतना का की पावर है, वो कोई बॉडी नहीं है और ना कोई उसका फिजिकल रूप है। सो उसको बॉडी कह देते हैं। अब ये नई नई भाषा लेकर के लोग आते हैं, तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो उस पर बॉडी शब्द अप्लाई होता ही नहीं है। दूसरा ये है कि आहारक शरीर और कम्युनिकेशन, तो आहारक शरीर को समझाने के लिए ट्रांसलेशन इसका जो है कम्युनिकेशन बॉडी के रूप में किया जाता है, क्योंकि इससे कम्युनिकेशन किया जाता है। ये बॉडी स्पेशली इसी पर्पज से बनाई जाती है, इसलिए इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका कम्युनिकेशन है, बट हिंदी में तो इसको आहारक शरीर ही बोलेंगे। अच्छा, दूसरा ये आपने ये जो लास्ट स्लाइड थी इसमें आपने 2 कॉलम में अलग अलग, वैसे तो आपने कहा 17 हैं ये टोटल, वो एक्चुअल पर में क्या उनको होता 2 है में कि वो विभाजन किया है, इसका कोई कारण है या? नहीं, वो सारी एक साथ 17 नहीं आ रहा था ना, तो उसकी मैंने कॉपी करी, तो इधर में फिर वो वापस 1 2 3 4 ही बन गया, क्योंकि वो 17 का नंबर लेता ही नहीं, मतलब अच्छा, इधर डालने से, तो वो अपने आप ही नहीं मैंने कन्वर्ट सोचा हो गया। कुछ फंडामेंटल डिफरेंस होगा दोनों में, नहीं कोई वो एक। कन्वर्ट अपने आप ही कन्वर्ट हो गया डिफॉल्ट। अच्छा अच्छा जी। वो 17 है एक ना। एक और प्रश्न था, ऐसी कोई गति का वर्णन है कि एक पार्टिकल यहाँ है, यहाँ से डिसअपियर होके और कहीं प्रकट हो जाए, ऐसा भी कुछ है कहीं अपने शास्त्रों में? क्योंकि हमको फिजिक्स में ऐसा बताया गया है कि ऐसा पॉसिबल है। नहीं, तो इसका मतलब क्या है, उसी मोमेंट में, उसी टाइम में, या डिफरेंट टाइम में? नहीं, यहाँ से गायब होते ही और कहीं प्रकट हो जाता है नहीं, वो तो हो उसी सकता समय। है, वो हो सकता है, क्योंकि स्पीड से चलेगा तो उसी उसी समय में ना। तो हाँ ये बात तो स्पृशत गति के संदर्भ में, और अभी फास्टेस्ट जो स्पीड बताई थी परमाणु की, तो उसमें यही है कि इस मोमेंट में यहाँ भी है और वहां भी है, यानी यहाँ से वहां आपको सेम टाइम में दिखेगा, डिफरेंट प्लेस पर दिखाई देगा। तो उसकी वो फास्टेस्ट स्पीड से चलेगा, तब आपको सेम मोमेंट में यहाँ से वहां दूसरे कोने में भी दिख सकता है विश्व के। नहीं, प्रश्न मेरा पूछने का अर्थ ये था, यहाँ से गायब होता है और हाँ, तो बिना यहाँ से ट्रेवल किए वहां अपीयर होता है, ऐसा? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल वैसे ही होता है। यहाँ से तो अच्छा, चल दिया और वहां वेरी पहुंच गुड। गया, हाँ, और सेम मोमेंट में पहुंच गया। तो इसलिए कुछ लोगों को ये लगता है ना कि यहाँ उसी मोमेंट में यहाँ भी है और उसी मोमेंट में वहां भी है, सो यहाँ से चल करके वो वहां पहुंचेगा। बहुत अच्छा। ये आपने जो शुरू में बताया था कि जब वाइब्रेट करती है सोल तब कर्म का बंद होता है, यस। तो कर्म का बंद होता है तब वाइब्रेट करती है, या वाइब्रेट करती है तब कर्म का बंद होता है? ये कुछ एक इसमें दुविधा थी मेरी। वाइब्रेट तब होती है ना जब कर्म शरीर से वो जुड़ी हुई है, तो कर्म का सपोर्ट तो है ही है उसको वाइब्रेट करने में। और वो जब वाइब्रेट, मतलब कर्म के योग से वो वाइब्रेट करती है, और फिर वाइब्रेट करती है तो नए कर्म का बंधन करती है। इसी को कहते हैं फीडबैक पद्धति, है ना। कर्म से क्या पद्धति? फीडबैक पद्धति कहते हैं ना वो, कि कर्म ने जो है फोर्स दिया, या कर्म के प्रभाव से जीव ने क्रिया की, और फिर क्रिया से फिर नए कर्म का बंधन हुआ। तो ये निरंतर जी चक्र चल रहा है, इसीलिए अनादि हम कहते हैं ना, जी जीव और कर्म का अनादि संबंध है। क्योंकि जी। जीव क्रिया कर रहा है कर्म के योग से, और जब क्रिया करता है तो नए कर्म के बंधन फिर करता है, फिर उस कर्म के योग से फिर क्रिया करता है, फिर उस क्रिया से नए कर्म के बंधन होते हैं। ऐसा कंटिन्यू फ्लो चल रहा है अनादि काल से। अच्छा, हाँ बंडाई साहब, ठीक है। क्लियर? ये हाँ रेसिप्रोकल है, ये रेसिप्रोकल है। जब तक जीव कर्म से जुड़ा हुआ है तब तक वो मूवमेंट में, मोशन में रहता ही रहता है, कुछ ना कुछ एक्शन करता ही करता है। जी, थैंक यू, बहुत बहुत आभार आपका। उसी से नए कर्म का चक्र कंटिन्यू करता है। ये आपने अच्छा क्रिया वाला जो लिया है वो टॉपिक अच्छा लगा है, मतलब रेफरेंस में लिया है, क्योंकि पिछली बार भी अपना जो आरटीएम में भी डिस्कशन हुआ था उसमें भी यही जरूरी था, परफेक्ट आपने उसी टाइम भी दिया था। इसीलिए वो क्या है कि देव कुमार जी का ईमेल मुझे मिला था, तो उनका यही था कि
आपने क्रिया से कर्म का बंधन बताया और कषाय से होता है बंधन। तो मैंने कहा कषाय जो है वो इसकी इंटेंसिटी और ड्यूरेशन को फिक्स करता है। आपके कर्म के जो बंधन होते हैं उसकी इंटेंसिटी क्या रहेगी, उसका और उसका ड्यूरेशन कितना रहेगा, वो कब तक आपके साथ में रहेगा, ये कषाय का रोल होता है। परंतु कर्म को अट्रैक्ट करना पहले जरूरी होता है ना, तो वो तो एक्शन से ही होता है। सही। तो भंडारी साहब भी उस टाइम वही बता रहे थे, बस एक्शन ही मूल कर्म को आकर्षित करती है, फिर उसका ड्यूरेशन और इंटेंसिटी जो है कषाय के आधार पर निश्चित होती है। आप किस इंटेंशन से वो क्रिया कर रहे हो, किस इमोशंस के साथ में कर रहे हो, वो उसकी ड्यूरेशन और इंटेंसिटी को फिक्स करने में हेल्प करता है। सही सही। बाकी डायरेक्टली कषाय कर्म का बंधन नहीं करता है क्रिया से होता है कर्म का बंधन। सही। तो एक प्रश्न और था मेरा, अगर हाँ शेषा जी क्या नहीं हाँ, हाँ, वो नहीं। आपने कहा कि वो जब जीव की उत्पत्ति होती है तो कर्म के साथ मिक्स होता है वो, ऐसा कर्म के तो साथ मिलकर। हाँ, प्रश्न ये है कि वो मिक्स के तो पहले से ही रहता है मेरे ख्याल से, वो कर्म और आत्मा तो बंद ही रहती है, उसमें कुछ नया मिक्सिंग नहीं होता है। हम बात कर रहे हैं औदारिक शरीर और कर्म शरीर की बात कर रहे हैं। आप जीव जो है कर्म शरीर को लेकर के माता के गर्भ में एंटर करेगा, तो वहां पर जो भी वो ओवम और स्पर्म को नहीं ग्रहण करेगा, तो उस समय कर्म शरीर से ग्रहण हो रहा है ना, कर्म शरीर से ग्रहण हो रहा है, तो इसलिए कर्म शरीर उस समय एक्टिव है और उस साथ में वो बॉडी का जो भी मैटर है जो काम में आ रहा है बॉडी के निर्माण में, तो वो भी साथ में वर्क कर रहा है। तो दोनों इस समय बॉडी एक्टिव है इस समय, तब तक कि आपका पूरा फिजिकल सिस्टम जिसको पर्याप्ति कहते हैं, जो बॉडी के सिस्टम्स हैं, 6 सिस्टम माने गए हैं पर्याप्ति के रूप में, वो सिस्टम जब तक पूरी तरह से आपके अंदर डेवलप नहीं होते हैं तब तक ये कर्म शरीर और ये बॉडी फिजिकल शरीर दोनों ही एक साथ वर्क कर रहे हैं, तभी ना ये बॉडी डेवलप होती जा रही है। हाँ, तो मतलब आपने अभी जो समझाया कि वो साइमल्टेनियसली एक्टिव हैं, पर मिक्स नहीं होते हैं वो, ऐसा मतलब वो थोड़ा संदेह था मेरे को। मतलब वो दोनों की एक्शन साथ में चल रही है कि नहीं जी, साइमल्टेनियसली दे आर एक्टिव। साइमल्टेनियसली चल रही का मतलब क्या है, कर्म शरीर वर्क कर रहा है तभी ना फिजिकल बॉडी शेप ले रही है, तो ये मिक्स स्टेट हो गई ना, दोनों एक्शन एक साथ मिक्स हो रही है जी। तो वो कर्म शरीर ही सारा बॉडी को निर्माण करने में, कहा क्या आंख बननी है, कहा कान बनना है, किसकी आंख कैसी बननी है, किसकी कैसी नहीं बननी है, सारा कर्म शरीर का गाइडेंस चलता है उसमें। सो वो भी एक्टिव रहती है तभी ना बॉडी वैसा वैसा शेप लेती जाती है। जी, थैंक यू। जैसे कर्म की उसके हिसाब से उसकी बॉडी क्रिएट होती रहती है। तो जब तक वो 6 पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती, यानी जिस जीव को जितनी पर्याप्ति चाहिए, जिसकी बॉडी में जितने सिस्टम चाहिए, वो पूरी जब तक क्रिएट नहीं होते हैं तब तक कर्म शरीर भी उतना ही एक्टिव रहता है उस बॉडी के क्रिएशन में। समझ, मेरा एक क्वेश्चन था। अपनी लास्ट स्लाइड जो थी उसमें अस्पृश्य गति जो आपने बताई, तो भंडारी साहब का प्रश्न था कि एक जगह से जैसे परमाणु गायब हुआ दूसरी जगह दिखा, तो विदाउट कॉन्टेक्टिंग और विदाउट इंटरफेयरिंग विथ एनीथिंग, इंटरेक्टिंग विथ एनीथिंग, वो तो सही है। तो वो तो सभी परमाणु में ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि परमाणु तो कभी किसी से इंटरेक्शन करता ही नहीं है, तो सभी परमाणु के लिए ऐसा होना चाहिए ना? नहीं, इंटरेक्ट करे या ना करे वो बात नहीं है, वो स्पेस पर जरूरी नहीं परमाणु बिल्कुल एक मोमेंट में हमेशा जो है इस यहाँ से वहां पहुंचता है, ऐसा नहीं है ना। वो कभी वो असंख्यात समय भी ले सकता है, तो जो असंख्यात समय ले रहा है इसका मतलब वो धीरे धीरे स्पीड चल रहा है, धीरे मोशन से चल रहा है, वो स्पीड से नहीं चल रहा है। उस समय वो स्पेस पॉइंट्स को टच करेगा, जहां स्पेस पॉइंट्स को टच करेगा वहां का रहे हुए मैटर को भी टच करके ही निकलेगा। इंटरेक्ट करना जरूरी नहीं है, समझ में आएगा ना, बट वो टच करते हुए निकलता है, ये बात चल रही है। वो इंटरेक्ट करे ना करे ये उसके ऊपर है। मतलब कांटेक्ट करना और इंटरेक्ट करना वो दोनों चीज अलग है, ऐसा मतलब वो अपना चल रहा है, मैं चल रही हूँ यहाँ से नीचे जा रही हूँ, तो मैं स्टेप बाय स्टेप टच करते हुए जाऊंगी ना जमीन को, ऊपर तो नहीं निकलूंगी ना।
सो ऐसे ही परमाणु भी जो मोशन करता है तो वो स्पेस में मोशन करता है, तो कभी वो धीरे चलता है, कभी वो स्पीड से चलता है, तो उसकी अलग अलग तरह की गति होती है। कभी वो स्पिनिंग करता है, कभी ऑसिलेशन होता है, कभी किसी तरह का मोशन होता है। तो उस मोशन में कहाँ उसको कितना टच करना, नहीं करना, कितने समय में कहाँ पहुंचना है। तो अगर वो टच करके निकल रहा है तो थोड़ा टाइम लेता है, और बिना टच किए फ्रिक्शनलेस तो ट्रेवल। फ्रिक्शनलेस, हाँ, तो समझ आया, हाँ, पर अभी भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा उसको। उसको आप इंटरेक्शन कर रहा है ऐसा मत समझिए, ठीक है ना। और इंटरेक्ट, परमाणु भी तो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तभी तक कॉम्बिनेशन होते हैं और एग्रीगेट्स या मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि परमाणु कुछ करता नहीं, परमाणु से ही तो चीजें बन रही हैं। तो वो तो आप दूसरे परमाणु के साथ में से वो कॉम्बिनेशन तो करता सही है। है। ये तो हाँ, मैंने इसलिए पूछा कि जो विदाउट इंटरेक्टिंग है इसी की बात कर रही हूँ मैं। नहीं, आपकी बात सही है, पर यहाँ पे मतलब मोशन, हाँ, कांटेक्ट और हाँ, इंटरेक्शन दोनों चीज अलग है, ऐसा आप बता रहे हो। हाँ, ये मोशन है, मोशन। यहाँ सही, इंटरेक्शन की बात नहीं हो रही, मोशन की बात हो रही कि किस तरह से मोशन करता है। सही, वो टाइम, कितना टाइम ले रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना टच करते हुए निकलता है या बिना टच किए हुए निकलता है। सही। कचार साहब, अगर आप वापिस ट्राई करना चाहो तो आपका प्रश्न पूछ सकते हो। है क्या अच्छा साहब? कचार साहब निकल गए लगता है, हाँ, नहीं है। तो मेरे ख्याल से हो ये गया। जो सुपर फ्लूइड होता है ना अशेषा जी, हाँ उसमें सर, फ्रिक्शन नहीं होता है। हाँ वो तो सो सही आई बात। थिंक दे आर टॉकिंग ऑफ हाँ, सुपर फ्लूइडिटी। हाँ मैं वो ही सोच रही थी, इसलिए मैंने उनको जी। पूछा है ये चीज। ये क्वेश्चन इसलिए ही था मेरा कि यही कुछ ऐसा ही कहना चाहते हैं कि और कुछ है, इसलिए मैं पूछ रही थी। अब सही, वो देखिए साइंस की टर्मिनोलॉजी की नहीं नहीं सही है। मैं सर के नहीं, हम तो समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपने जो कहा वो ताकि आपने जो हम किया, आपने जो बताया समझ जी, उसको हम हमारी लैंग्वेज में इंटरप्रेट करने का ट्राई कर रहे हैं। वो बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं, हाँ, इसको उस सेंस में ले लीजिए हाँ नहीं, जिसमें फ्रिक्शन हाँ, नहीं होता है। तभी तो मेरे पास तो दोनों बड़े बड़े गुरुजी है, आप भी हो, साथ साथ भंडारी साहब है, तो मैं तो दोनों का फायदा ले रही हूँ। अच्छी बात है, वही तो अपने को कॉम्बिनेशन करना है कि कहाँ साइंस की लैंग्वेज और शास्त्र की लैंग्वेज को हम एक रूप में समझ सकते हैं। नहीं नहीं सही बात है। हाँ, और क्योंकि किसी का चीजें ट्रुथ जो है ना तो साइंस क्रिएट कर सकता है ना धर्म क्रिएट करता है। ट्रुथ तो जो है वो तो है ही, ये चीजें तो दुनिया में, ये घटनाएं और ये पदार्थ और ये गतियां तो शाश्वत अनादिकाल से चली आ रही है। अब इसको समझने का साइंस का अपना तरीका है, शास्त्र का अपना तरीका है। सही। हमारे पिछले क्लास का एक मैं सेशन का एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ समझ जी, अभी और किसी के कोई क्वेश्चन नहीं है तो? दिक्कत नहीं है मुझे, परंतु हमारे लोढ़ा साहब वगैरह स्कॉलर्स हैं, उनका टाइम देख हाँ लीजिए। हाँ, तो ठीक है। प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं 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 है। सही बात। लोड़ा सर, आपका कुछ क्वेश्चन है या आपका कुछ इसके बारे में कुछ कहना है तो हम सुनना चाहेंगे, पर कुछ म्यूट म्यूट है आप। म्यूट है सर आपका। मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई प्रश्न नहीं है मेरा। चलिए, तब आपका कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, और नहीं तो मुझे पर्सनली पूछ लीजिएगा। सब हाँ, मैं लोगों को, पर्सनल मैं मैसेज सब लोगों का टाइम नहीं लें। हाँ सही। आप बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं और काफी आपने समझाने की एबिलिटी डेवलप कर ली है। गुरुदेव की कृपा है और आप सबका मार्गदर्शन मिलता है निरंतर, तो अपने आप ही हम भंडारी जी और सभी लोगों के साथ बैठते हैं तो सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो सोचते हैं कि कितना सिंप्लीफाइड कर सकते हैं या आज की टर्मिनोलॉजी में किस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वही सीखते हैं। सही, बहुत बढ़िया, पर अच्छे से समझा रहे हो आप। हाँ। तभी इतने क्वेश्चन हमें क्रिएट हो रहे हैं, वरना तो ऊपर से जाता सब। नहीं, अच्छा है। बहुत ही ये ग्रंथों का भी अब ट्रांसलेशन हो भी रहा है, वर्तमान की भाषा में भी हो रहा है, अब इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हो रहे हैं। सो काफी कुछ चीजें आज की टर्मिनोलॉजी में समझ में आने लग जाएगी। बाकी तो ये तो ट्रुथ है, ये कोई क्रिएशन नहीं है किसी का या कोई कल्पना की चीजें नहीं है। बट हाँ, चीज को स्टडी करने का अपना अपना तरीका होता है या अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी होती है,
और 2500 वर्ष पहले ये लैंग्वेज थी इन चीजों के लिए। आज की लैंग्वेज जो है साइंस से प्रभावित है, बट 2500 वर्ष पहले ये लैंग्वेज थी दुनिया की, तो इसी भाषा में लिखा गया जो कुछ। सही बात है। आज ही मैं पढ़ रही थी तो मैं वही सोच रही थी कि अगर हमारे पास सिर्फ क्लासिकल फिजिक्स होता, उस टाइम हमने ये सब किया होता है डिस्कशन, तो हमने किस तरह से किया होता। तो ये रियल फिजिक्स तो इसी को कहते हैं जो जैनों ने दिया है, हाँ, जिसमें तो केवल भौतिक पदार्थों का अध्ययन नहीं है, विश्व के अमूर्त पदार्थों का भी अध्ययन है। तो फिजिक्स तो उसी को कहते हैं ना, तत्व ज्ञान को कहते हैं फिजिक्स को, पर अब वर्तमान में उसका ट्रांसलेशन हो गया भौतिक विज्ञान। सही। ये वास्तव में तो लोढ़ा साहब जानते ही है उसको तत्व ज्ञान कहते थे एक्चुअल में तो, बट उसको वर्तमान में भौतिक ही कह करके उसको केवल भौतिक जगत से ही जोड़ दिया है, जबकि सारे तत्वों का सृष्टि में जो कुछ भी है उस सब ट्रुथ को एनालिसिस करने का वो एक कंसेप्ट था उसके अंतर्गत। तो जैनों ने रियल फिजिक्स तो जैनों के पास में है, जिसमें सब कुछ सारे तरह के तत्वों का विवेचन है, सभी तरह के गतियों का विवेचन है। विश्व का कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसका इसमें एक तरह से स्टडी नहीं किया गया हो, बट हाँ ठीक है, विस्तार से विवेचन जो चाहिए वो वर्तमान में विज्ञान की शोध से हमें उन चीजों की जानकारी मिल सकती है अच्छी तरह से। धन्यवाद समनी जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। मैं साइंस एंड स्पिरिचुअल रिसर्च इंस्टीट्यूट और मजाइन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपको मंगल आशीष देने के लिए प्रार्थना करती हूँ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पुन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरहन्ति शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुन्नतो धम्मं शरणं प्रवज्जामि। बहुत बहुत धन्यवाद समरी जी। सभी पार्टिसिपेंट का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जी। समरी जी कहना चाह रहे हो? स्वास्थ्य ठीक है आपका? आप सबको नमस्कार। स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक हो रहा है। ठीक हो रहा है। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ। थोड़ा सा जल्दी से 47 साल से अस्थमा है। अच्छा, कंटिन्यूअस। थोड़ा प्राणायाम का प्रयोग तो किया ही होगा वैसे आपने, पर प्राणायाम से काफी अच्छा संभव होता है करता हूँ। हाँ ज्यादा अस्थमा होता है जब नहीं होता। हाँ हाँ सही। ठीक है, सभी को जय जिनेंद्र। हाँ, प्रणाम समनी जी। प्रणाम। वंदामी नमस्कार।